Dear student, myself Meenakshi Mrinal Kumar, subject Political Science, Intermediate Boys Section मारवाड़ी कॉलेज रांची। बच्चों, आज हम लोग देखेंगे पिछले चैप्टर कांग्रेस व्यवस्था की चुनौतियां तथा उनका पुनर्स्थापन का आगे। आज हम लोग यहाँ पर चौथे आम चुनाव के संबंध में 1967 के तहत क्या भारत की स्थिति रही और इस समय चौथे आम चुनाव से पूर्व देश दो बड़े बदलावों का सामना कर चुका था। देश की दो कुशल प्रधानमंत्रियों की जल्दी मृत्यु होने के कारण देश की स्थिति डावाडोल हो चुकी थी। साथ ही नई प्रधानमंत्री को पद संभालते हुए एक वर्ष भी अभी नहीं गुजरा था कि प्रधानमंत्री पद के लिहाज से कम अनुभवी माना जा रहा था। उस समय देश की गंभीर आर्थिक स्थिति से भी गुजर रहा था। आर्थिक स्थिति के साथ साथ असफल मानसून, व्यापक सूखा, खेती की उपज में कमी, गंभीर खाद्यान्न संकट के कारण देश जो था वो त्रस्त हो चला था। विदेशी का भंडार भी कम हो रहा था। औद्योगिक उत्पादन और निर्यात में बहुत कमी आ चुकी थी। सैन्य खर्चे भी बहुत बढ़ गई थी। इस कारण आर्थिक विकास और नियोजन में संसाधनों को भी सैन्य व्यय में लगाना पड़ रहा था। इससे देश की आर्थिक स्थिति बहुत विकट हो चुकी थी। इस कारण रुपये का अवमूल्यन हुआ था। यानी अवमूल्यन का मतलब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि विदेशी मुद्रा के तहत भारत की रुपयों में कम मूल्य आंका जाना। तो इस तरह से आर्थिक स्थिति भी बहुत विकट हो चली थी और लोगों का असंतोष बढ़ रहा था। देश में हड़ताल बंद की स्थिति रहने लगी थी। सरकार ने इसे कानून और व्यवस्था की समस्या माना, जिससे लोगों की नाराजगी उग्र रूप ले चुका था। साम्यवादी समाजवादी पार्टी ने व्यापक समानता के लिए संघर्ष भी किया। साम्यवादी का एक समूह तो गठित राजनीतिक कम्युनिस्ट पार्टी ने सशस्त्र क्रांति का नेतृत्व किया और इस दौरान हमने ये भी पाया कि सांप्रदायिक दंगे भी हुए थे। देश की इस स्थिति ने दलगत राजनीति को भी प्रभावित किया था। विपक्षी दल जनता के विरोध को नेतृत्व प्रदान कर रहे थे और कांग्रेस की विरोधी पार्टी कई राज्यों में एकजुट होकर राज्यों को सीट संबंधी तालमेल किया। इंदिरा गांधी की अनुभवहीनता कांग्रेस की अंदरूनी खींचातान का फायदा उठाने का उन्हें सुनहरा अवसर मिल चुका था और इस राजनीति को समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया ने गैर कांग्रेसवाद का नाम दिया था। गैर कांग्रेसवाद के पक्ष में उन्होंने तर्क देते हुए ये बताया कि कांग्रेस शासन को गरीब के हितों के खिलाफ तथा अलोकतांत्रिक बताया था। इसलिए गरीबों को उनका हक दिलाने के लिए गैर कांग्रेसी दल का एकजुट होना आवश्यक बताया गया। तो गैर कांग्रेसवाद और चुनाव का जो जनादेश था, ये क्या था? ये आम चुनाव के नतीजे जो थे निकले थे। इसमें ये चुनाव 220 सीटों के लिए लड़े गए थे, जिनमें कांग्रेस को केवल 283 यानी 54% सीट ही मिल चुकी थी। हालांकि बहुमत तो उसे मिला था, परंतु पहले 3 चुनावों की तरह 70-75% सीटें नहीं मिल पाई थी। तो इसमें हम लोगों ने ये भी देखा कि चौथे आम चुनाव के
समय स्वतंत्र दल को 44 सीटें मिल गईं, जबकि भारतीय जनसंघ को 35 सीटें मिली। इसी प्रकार दोनों साम्यवादी दल को 42 सीट के करीब सीटें मिली। सबसे बड़ी तो यहाँ पर एक बात ये भी देखी जा सकती है कि मद्रास राज्य में एक क्षेत्रीय पार्टी द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम को 25 सीटें मिली। चुनाव के परिणाम से कांग्रेस को राष्ट्रीय और प्रांतीय स्तर पर गहरा धक्का लगा था और इस समय की राजनीतिक पर्यवेक्षकों ने चुनाव के परिणामों को राजनीतिक भूकंप की भी संज्ञा दी थी। तो कांग्रेस को बहुमत तो प्राप्त हुआ था, लेकिन 1952 से अब तक का सबसे कम बहुमत था। इंदिरा गांधी के मंत्रिमंडल से आधे मंत्री चुनाव हार चुके थे और इसके साथ बहुत दिग्गज नेता, बहुत सारे राज्यों के नेता लोग भी इस चुनाव हार गए थे। तो यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं कि कांग्रेस का पतन इतने पर भी रुका नहीं था। 1967 में इसमें 6 राज्यों में सत्ता खो दी थी। बिहार, केरल, उड़ीसा, मद्रास, पंजाब, पश्चिम बंगाल, गैर कांग्रेसी सरकार वहाँ पर बनी। यह पहली बार ऐसा था कि इंदिरा गांधी ने चुनाव में कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व किया और वे स्वयं काफ़ी मजबूत बहुमत से जीती थी, परंतु कांग्रेस पार्टी 8 राज्यों व प्रांतीय दलों से उन्हें हारना पड़ा था। तो इंदिरा गांधी ने इस अवसर का उपयोग कांग्रेस में अपनी स्थिति को मजबूत बनाने के लिए किया। अब तक कांग्रेस का केंद्रीय अधिपति वोट प्रदान करने के लिए क्षेत्रीय नेता को अपदस्थ करता रहा था, लेकिन 1967 से लेकर 69 के हालात बहुत बदल गए थे। बहुत सारे इसके अंतर्गत जो नेतागण थे वो पार्टी छोड़ चुके थे। कांग्रेस अपने आप को अधिक स्थिर और अनुशासित पार्टी बनाने की कोशिश कर रहा था। यह प्रयास कांग्रेस के लिए बहुत अच्छा परिणाम लाया। 1968 में हरियाणा में मध्यावधि चुनाव हुए, कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई और 1969 में कांग्रेस ने यूपी में चुनाव में सरकार बनाई। बाद में यह भी कहा गया कि देखा गया कि केरल में साम्यवादी, मद्रास में डीएमके और उड़ीसा में स्वतंत्र जन गठबंधन की प्रभावी स्थिर क्षेत्रीय दल थे, जबकि अन्य समूह कांग्रेस के दल बदलू थे जो कांग्रेस से अधिक सीटें जीती। तो इस तरह से द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम पार्टी जो थी वो क्या था कि हिंदी विरोधी आंदोलन का नेतृत्व कर सत्ता में आई थी। मद्रास के छात्र जो थे वो राजभाषा के रूप में केंद्र द्वारा अपने ऊपर थोपने का विरोध कर रहे थे और डीएमके ने उनके इसी विरोध का नेतृत्व प्रदान किया और चुनावी इतिहास से पहली घटना थी जब किसी गैर कांग्रेसी दलों की गठबंधन सरकार वहाँ पर बन पाई। तो उस समय ऐसा लग रहा था जैसे गैर कांग्रेसी वाद जो थे या गैर कांग्रेसवाद जो था वो बिल्कुल अपनी उफान पर था। फिर हम देखेंगे यहाँ पर कि किस तरह से दल बदल गठबंधन की राजनीति भी हुई। गठबंधन क्या था? 1967 के चुनाव में एक नई नीति का चलन आ गया, वो था गठबंधन की सरकार। इस चुनाव में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला, इसलिए अनेक कांग्रेस पार्टियों ने मिलकर संयुक्त विधायक दल का निर्णय लिया और गैर कांग्रेसी सरकार को समर्थन प्रदान किया। इस पार्टी की विचारधारा जो थी वो बहुत भिन्न थी।
तो इस तरह से हम देखते हैं कि गठबंधन की सरकार जो थी, जिस पार्टी को बहुमत किसी भी पार्टी को नहीं मिल पाने के कारण एक पार्टी मिल कर के और पार्टियों के साथ मिल कर के गठबंधन की सरकार बनाई गई। फिर हम यहाँ पर और भी देखेंगे कि दल बदल की राजनीति भी उस वक्त काफ़ी आ गई थी सामने। 1967 के चौथे आम चुनाव में कांग्रेस के विभिन्न राज्यों में हार का सामना करना पड़ा था। उसके अन्य प्रमुख चुनाव नेता जो थे वो चुनाव हार चुके थे। तो ऐसे बहुत सारे स्थान थे, जैसे राजस्थान में एक पार्टी जो बहुमत किसी भी एक पार्टी को बहुमत नहीं मिला था। गैर कांग्रेसी विधायक एकजुट होकर के अपने बहुमत का दावा राज्यपाल से किया और उनके नेता सरकार बनाने की मांग की, पर राज्यपाल ने कांग्रेस का मंत्रिमंडल बनवा तो दिया, लेकिन जनता द्वारा उसका घोर विरोध किया गया। इसके लिए वहाँ पर गोलियां चली, निर्दोषों की जान गई, हड़तालें हुई, हड़तालों का लंबा सिलसिला चलता रहा। तो इस तरह आखिरकार सरकार को इस्तीफा देना पड़ा। अब राज्य विधानसभा को निलंबित करने की नई तकनीक खोजी गई, राज्यपाल बदले गए, विधायकों की खरीदारी का क्रम शुरू हो चुका था। तो एक मास में ही इस दल बदल के द्वारा कांग्रेस की सरकार बना ली गई, लेकिन अन्य राज्यों में गंभीर नतीजे निकले। उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, मध्य प्रदेश, हरियाणा, केरल आदि दल बदल की वजह से कांग्रेस के हाथ से निकल गए थे। फिर हम देखते हैं यहाँ पर 1967 में दिसंबर 1970 के बीच 4000 विधायकों में से 1400 दल बदल लिए थे। 51 मंत्रिमंडल बने और टूटे। 1 दर्जन दल बदलू विधायक जो थे वो मुख्यमंत्री भी बन गए। स्पीकर सहित अन्य मंत्रियों की संख्या तो बहुत लंबी हो गई, बहुत बड़ी हो गई। हरियाणा में आयाराम गयाराम की राजनीति शुरू हो गई। तो एक विधायक तो यहाँ तक भी देखा गया कि 24 घंटे में 3 बार दल बदल लिए। तो ये स्थिति जो थी ये सिर्फ राज्यों तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि ये केंद्र में भी इस तरह की नीति अपनाई गई। तो 1969 में हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि 1977 के चुनाव में इंदिरा गांधी से कांग्रेस की पराजय ने कांग्रेस से जनता पार्टी और दल बदल का सिलसिला शुरू कर दिया। यहाँ पर दल बदल का स्थिति हम लोगों ने देखा कि सिर्फ राज्यों तक ही नहीं सीमित रहा था, बल्कि केंद्र में भी ये अपने पांव पसारने लग गए थे। तो ये 77 का जो आम चुनाव हुआ था, ये कांग्रेस की पराजय के साथ साथ जनता पार्टी जीत कर सामने आई थी। और लेकिन जुलाई 1979 में दल बदल की वजह से मोरारजी देसाई की जनता सरकार भी टूट गई थी। अब यहाँ पर हम लोग आगे देखेंगे कि 1979 से 1980 के बीच चुनाव में कांग्रेस भारी बहुमत से विजयी हुई थी, यानी कांग्रेस भी टूट चुकी थी और इसमें कांग्रेस बना था। तो ये भारी बहुमत से जो इंदिरा गांधी की पार्टी थी। और फरवरी 1980 में हरियाणा के मुख्यमंत्री भजन लाल रातों रात अपनी जनता पार्टी सरकार को कांग्रेस की सरकार में बदल देने का संगठित दल बदल का अनोखा समय हम लोगों ने उस समय देखा। तो मई 1982 में चुनाव में हरियाणा का विधानसभा जो थी वह 90 स्थानों पर केवल 36 स्थान ही जीतकर कांग्रेस
ई भजन लाल के नेतृत्व में दल बदल के द्वारा अपनी सरकार बना ली और शीघ्र ही दल बदल करा करके अपनी सदस्य संख्या 51 कर ली थी। तो ये जब दल बदल की बीमारी आ गई थी वो केंद्र तक तो पहुंच ही गई थी और नवंबर 1989 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ई की हार हो गई। उसे लोकसभा के 543 स्थानों में से केवल 190 स्थान मिल पाए थे। जनता दल के नेता वीपी सिंह के नेतृत्व में राष्ट्रीय मोर्चा ने भाजपा और कम्युनिस्ट दलों के बाहरी समर्थन के सहारे दिसंबर में गैर कांग्रेसी सरकार केंद्र में बना ली। तो इस तरह से हम देखते हैं कि दल बदल की स्थिति पूरी जगह व्याप्त हो चुकी थी, लेकिन जल्दी ही बहुत सारे मामले निपटाने की बातों को रखा गया और भाजपा अपने समर्थन सरकार से वापस लेकर 7 नवंबर 1990 को वीपी सिंह सरकार भी गिर गई। तो इस बीच जनता दल के नेता चंद्रशेखर और देवीलाल के नेतृत्व में एक भाग जनता दल से अलग हो गया और समाजवादी जनता दल बना लिया। तो कांग्रेस ई बाहरी समर्थन से चंद्रशेखर ने सरकार बना ली, लेकिन 4 महीने के बाद उनका भी पतन हो गया। इस तरह उतार चढ़ाव की प्रक्रिया जो हम लोगों ने देखा, ये चौथे आम चुनाव से चलती रही। दल बदल के बहुत सारे कारण थे। इन कारणों को अगर हम देखें तो कह सकते हैं कि मंत्री पद के लालच में विपक्षी दल असंतुष्ट सदस्य जो थे वो दल बदल रहे थे। फिर हम देखते हैं कि सत्तारूढ़ में रहते समय कांग्रेस ई राज्यों में भी अपनी सरकार बनाने के लिए बहुत सारे राजनीतिक दलों और विधायकों के साथ जनप्रतिनिधियों से दल बदल कराया। और भी कारण इसको हम देख सकते हैं कि दल के प्रमुख नेता में व्यक्तित्व की टकराहट होने से भी दल बदल हुए थे। तो जिस तरह जैसे चंद्रशेखर देवीलाल एक उदाहरण है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर कि राजनीतिक दलों के सिद्धांत, आदर्श, कार्यक्रम एक जैसे हैं, अतः उन्हें दल बदल करने में कोई दिक्कत नहीं होती। फिर और भी कारण थे, व्यक्तिगत लाभ, सत्ता की भूख दल बदल को बढ़ावा दे रही थी। फिर जब कोई मंत्री अपने पद से हटा दिया जाता तब असंतुष्ट बनकर अपने ही दल को तोड़ने की कोशिश करता है। तो इस तरह से भी दल बदल को बढ़ावा मिलता है। इसके परिणाम बहुत अच्छे नहीं रहे। दल बदल भारत में दल व्यवस्था पर अपना कुप्रभाव भी डाला। इस कुप्रभाव के दौर में हम देख सकते हैं कि राज्य तथा केंद्र की सरकारें जो थी ये राजनीतिक अस्थिरता का शिकार बनी। दल बदलू को खरीदने का क्रम शुरू हो चुका था। भारी भरकम मंत्रिमंडल बनने के कारण भी इनका कुप्रभाव प्रशासन पर पड़ा था। राजनीतिक दलों ने अवसरवादी राजनीति विघटन पैदा किया और छोटे छोटे दल बनने लग गए थे। राजनीतिक दलों की अनुत्तरदायित्व की भावना बढ़ने लग गई थी। फिर था जनता की राजनीतिक दल और उनके नेता पर फिर से लोगों का विश्वास उठ गया था। दल बदल अवसरवादी नैतिकता विहीन राजनीति ने देश की सार्वजनिक जीवन को आपराधिक तत्वों में प्रवेश करा दिया था। राजनीतिक दल बदल से राष्ट्रीय हितों की भी अवहेलना होती है। और साथ ही हम यहाँ पर ये भी देख पाते हैं कि प्रशासन तंत्र शिथिल हो जाता है। साथ ही विधानमंडल और विधायकों या संसदों की प्रतिष्ठा गिर जाती है। तो ये दल बदल के जो कारण और इसके दुष्परिणाम जो थे ये अच्छे नहीं हुए। दल बदल की स्थिति जो रहती है
दल बदल लोग बहुत कारणों से करते हैं, लेकिन अगर इसके परिणाम को हम देखें तो इसमें बहुत ज़्यादा दुष्परिणाम उभर कर सामने आते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ये दल बदल के भी जो विरोधी अधिनियम थे 1985 से 52 संविधान संशोधन कानून के मुख्य प्रावधानों में ये कहा गया कि यदि संसद या राज्य विधानमंडल किसी भी राजनीतिक दल से संबंधित सदस्य अपनी दल की सदस्यता से स्वेच्छापूर्ण त्याग पत्र दे देता है तो उस सदन की सदस्यता जो है वो खत्म हो जाएगी। फिर संसद या राज्य विधानमंडल पर कोई सदस्य अपने दल के निर्देशों के विपरीत सदन में मतदान करता है या मतदान से अनुपस्थित रहता है तो दल ने न उसे ऐसा करने की इजाज़त दी है, न ही उसके इस गलत कार्य के लिए उसको क्षमा कर सकता है। फिर हम ये भी देखते हैं कि अगर कोई निर्दलीय सदस्य चुनाव जीतने के बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है तो उसकी संबंधित सदन की से सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। फिर था कि अगर कोई मनोनीत सदस्य संविधान के अनुच्छेद 99 अनुच्छेद 188 के अंतर्गत संसद या राज्य विधानमंडल से अपने स्थान ग्रहण करने के 6 महीने बाद किसी राजनीतिक दल की सदस्यता स्वीकार करता है तो उसे दल की कार्यवाही माना जाएगा और उसकी सदस्यता खत्म हो जाएगी। तो इस तरह से बहुत सारे अधिनियम के पहलू थे जिस पर अमल करना जरूरी था। फिर दल विरोधी कानून बने। उच्चतम न्यायालय का निर्णय आ गया कि दल बदल जो रहेगी वो विरोधी कानून वैध है। इस वैधता के और उसके कई प्रावधानों को विभिन्न याचिकाओं के माध्यम से उच्चतम न्यायालय ने सामने चुनौती दी गई और इस याचिका को 12 नवंबर 1991 में अपना ऐतिहासिक निर्णय दिया। इसमें क्या क्या निर्णय लिए गए थे कि दल बदल एक विरोधी कानून जो है वो वैध है। दल बदल विरोधी कानून से संबंधित मामलों में संसद या राज्य विधानमंडलों के अधिकारियों का निर्णय अंतिम नहीं होगा। उसके द्वारा दिए गए निर्णय पर उच्चतम न्यायालय और राज्य के उच्च न्यायालय विचार कर सकते हैं। और इसके साथ अगली बात ये थी कि संविधान 10वीं अनुसूची के 7वें अनुच्छेद में ये कहा गया कि इसे रद्द अगर कर दिया क्योंकि वह संविधान अनुच्छेद 136, 137, 226 और 227 में दी गई न्यायिक समीक्षा की व्यवस्था के विपरीत था। तो यहाँ पर दल बदल निरोधक कानून जो थे वो 2003 में बनाए गए और इस तरह से हम लोगों ने देखा कि दल बदल की राजनीति भी कांग्रेस व्यवस्था को कमज़ोर बनाने के लिए या उनके प्रभुत्व में कमी लाने में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया था, जिस कारण से भी यहाँ कहा जा सकता है कि कांग्रेस व्यवस्था के अंतर्गत कांग्रेस की स्थिति कमज़ोर पड़ गई। उसकी प्रभुत्व सत्ता में, या हम कह सकते हैं जिस तरह से कांग्रेस अपने वर्चस्व को बढ़ा करके आया था सामने, जिस तरह से 1952 के तहत वैसा नहीं रह करके आने वाले समय में इसने अपनी स्थिति को कमज़ोर बना लिया। इसके अंतर्गत ये सब कारण जो थे ये बहुत बड़े कारण भी हम कह सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से
कांग्रेस अपने पुनर्स्थापन के लिए कौन कौन से काम को किए थे। जैसे हम यहाँ पर देख सकते हैं, सिंडिकेट के लोगों ने कांग्रेस को कमज़ोर करने की स्थिति लाई थी सामने, लेकिन कांग्रेस भी अपने को उभर करके बहुत सारे ऐसे काम किए जो समाज में सभी तबके के लोगों को न्याय मिल सके, और उसके लिए उसने बहुत सारे काम किए थे। जैसे बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था, प्रीवी पर्स की समाप्ति की गई थी। ये सब हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर से देख लेंगे। ठीक है, ओके।